हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से 8th चैप्टर द सरमन एट बनारस। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुछ टर्म्स का मीनिंग जानते हैं। 3 टर्म है, एक होता है लेक्चर, एक होता है टॉक्स और एक होता है सरमन। तीनों का मीनिंग क्या है? लेक्चर एजुकेशनल या फिर एकेडमिक होता है, फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लासरूम में अगर कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ टीचर ही बोल रहे हैं, बाकी बच्चे सुन रहे हैं। ठीक है, और कुछ ज्ञान का बात बोला जा रहा है, कुछ टीचर ज्ञान दे रहा है तो उसको कहेंगे लेक्चर। फॉर एग्जाम्पल हम इस वीडियो में भी पढ़ा रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। ठीक है, तो हम जो पढ़ा रहे हैं ये क्या हो गया? एक लेक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे मेन फोकस होता है, ऐसा नहीं कि फालतू बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है टॉक। टॉक मतलब ये जनरल इनफॉर्मल सेंस में है, किसी भी टॉपिक पे कोई 2 इंसान या फिर उससे ज़्यादा लोग भी ग्रुप में भी आप किसी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हो, उसको टॉक कहते हैं, ये तो मालूम ही होगा। तीसरा जो मेन है वो है सरमन, जो कि इस चैप्टर का नेम में है। ये क्या होता है? सरमन का हिंदी मीनिंग होता है उपदेश देना, प्रवचन देना। ठीक है, तो होता क्या कि कोई रिलीजियस लीडर रहता है तो वो किसी टॉपिक के ऊपर जिसमें कोई एक मोरल वैल्यू छिपा हो, कोई एक ज्ञान का बात छुपा हो, ठीक है, इंस्ट्रक्टिव टोन में वो किसी मतलब ग्रुप ऑफ लोगों को उपदेश देता है, इसको कहते हैं सरमन। समझे कि नहीं? सरमन और लेक्चर में डिफरेंस ये होता है कि ये इन्फॉर्मेशन फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, एजुकेशनल पढ़ाई लिखाई के सेंस में लेक्चर टर्म यूज़ किया जाता है, लेकिन सरमन रिलीजियस केस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए इंस्ट्रक्टिव टोन होता है। तो चैप्टर का नेम है द सरमन एट बनारस, तो मतलब बनारस शहर में, बनारस पुराना नाम है, प्रेजेंट नेम इसका क्या है? वाराणसी। तो वाराणसी सिटी में किसी ने सरमन दिया, यानी किसी ने उपदेश दिया। अब किसने उपदेश दिया और क्या उपदेश दिया, क्या बोला उन्होंने, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत चीज़ आपको ऐसे सीखने को मिलेगा और आपका थोड़ा स्ट्रेस भी कम होगा इस चैप्टर को पढ़ने का बाद। चलिए देखते हैं। लिखा है कि गौतम बुद्धा, यहाँ से समझ में आ गया कि वो सरमन किसने दिया होगा? गौतम बुद्धा ने दिया होगा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1563 BC में और इनका डेथ हो गया 483 BC में। ठीक है, बिगैन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। इनका जन्म हुआ था प्रिंस यानी एक राजकुमार के रूप में ये जन्म लिए थे और इनका नाम पड़ा था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में इनका जन्म हुआ था। और अगर एग्जैक्ट बात करें तो कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? लुम्बिनी नाम के जगह में हुआ था, जो कि आज के टाइम पे नेपाल जो कंट्री है वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। याद करने वाला बात यह है कि ये एक प्रिंस के रूप में जन्म लिए थे और बचपन का नाम था इनका, मतलब मेन नाम था इनका सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, फिर एट 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। जब गौतम बुद्ध 12 साल के हो गए तब उन्हें स्कूल भेज दिया गया, मतलब पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेज दिया गया। क्या पढ़ेंगे वो? उस समय ये CBSE बोर्ड है, सब तो होता नहीं था। हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए वो गए। इसमें क्या क्या आते हैं आपके? वेदास हो गए, उपनिषद हो गए, रामायण महाभारत, ठीक है, और जो भी गीता, ये सारा चीज़ पढ़ने के लिए गए। और ऐसा ही उन्होंने 4 साल तक पढ़ाई किया। 4 साल पढ़ाई करने के बाद वो वापस घर आ गए और घर आते ही उनका एक शादी हो जाता है एक राजकुमारी के साथ, यानी प्रिंसेस के साथ। बता सकते हैं कितने की एज में उन्होंने शादी किया होगा? तो आप बोलेंगे 16 साल की उम्र में। 12 साल में पढ़ने गए, 4 साल बाद वापस आए तो 16 साल हो गया। ठीक है, इसके बाद दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बिफिटेड रॉयल्टी। फिर उनका एक बेटा भी होता है और ये सभी लोग ऐसे करके काफ़ी रॉयल्टी, मतलब अ लाइफ ऑफ लग्जरी, कंफर्ट एंड प्रिविलेज, ऐसा लाइफ जीते हैं 10 साल तक। ठीक है, 10 साल के बाद लगभग अब गौतम बुद्ध कितने के हो गए हैं? 25 साल के। अब इनके लाइफ में चेंज आता है। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयरटोफोर, मतलब अप टिल नाउ, shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. 25 साल की लगभग उनका उम्र था तब प्रिंस, जो अभी तक हेयर टू फोर मतलब अप टिल नाउ, अभी तक शील्डेड थे, प्रोटेक्टेड थे फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में लोगों को दुख भी होता है, ठीक है, दुख क्या होता है उनको तो मालूम ही नहीं था 25 साल तक। ठीक है, क्योंकि ये राजकुमार थे, एक मतलब बिफिटेड रॉयल्टी वाला लाइफ इन्होंने जिया था। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब ये एक बार बाहर निकले, वाइल आउट हंटिंग, शिकार करने के लिए बाहर निकले, तो चांस्ड अपॉन मतलब केम अक्रॉस बाई चांस, चांस से उनका नज़र पड़ गया ये 4 साइट पे, 4 दृश्य उन्हें देखने को मिला। वो देखे कि एक
इंसान है जो काफ़ी सिक है, एक बीमार आदमी उन्हें दिखा, तो ये एक टाइप का दुख है वो उन्हें दिखा। फिर एक एजेड मैन, उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। फिर देन अ फनरल प्रोसेशन, वो देखे कि कुछ लोग लाश यानी सब डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं। और फाइनली उन्होंने एक मॉन्क को देखा बेगिंग फॉर आर्म्स, जो भीख मांग रहा था, ठीक है। तो ये चार उन्हें चीज़ दिखा। ये चारों साइट को कहा जाता है 4 ग्रेड साइट। सिकनेस के बारे में उन्हें पता चला, ये भी पता चला कि लोग बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर लोगों को गरीबी का ये टेंशन है, ठीक है। तो ये सब जो दुख है ये इनको इससे पहले मालूम ही नहीं था। तो ये दुख उन्हें जब दिखा तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए, काफ़ी मतलब अफेक्टेड हुए उससे। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जो अंडरलाइन हाईलाइट कर रखे हैं वो सब आप नोट कीजिए, मतलब याद करने वाला पॉइंट है वो सब, कि 25 साल की उम्र में उन्होंने 4 ग्रेड साइट देखा। 4 ग्रेड साइट क्या थे ये याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर आगे देखिए, तो ये चारों साइट्स देखने के बाद उन्हें क्या हुआ, काफ़ी मतलब वो मूव हो गए, काफ़ी अफेक्टेड हुए। दैट दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, ठीक है। वो ये सब देखने के बाद इतना अफेक्टेड हो गए कि वो क्या किए, तुरंत अपना घर सारा सुख सब छोड़ दिए, ठीक है, बीवी बच्चा सब छोड़ दिए और निकल गए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि ये सब दुख का कारण क्या है, लोग इतना दुख में क्यों है, ठीक है। तो सीक एनलाइटनमेंट, ये ढूंढने के लिए निकल गए। एनलाइटनमेंट का मीनिंग क्या होता है, अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। नॉलेज ढूंढने के लिए निकल गए कि ये सॉरोज, जो इतना दुख हो रहा है लोगों को, इसका कारण क्या है, कैसे इससे निजात पाया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सब चीज़ ढूंढने के लिए निकल पड़े, ठीक है। ऐसा करते करते ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक वो भटके, ठीक है। भटके मतलब वो अलग अलग गुरु के पास गए, रिलीजियस लीडर के पास गए, टीचर्स के पास गए, इसका आंसर ढूंढने के लिए, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या है वो ढूंढने के लिए। फिर बहुत सारे जगहों पर उन्होंने मेडिटेशन भी किया। फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। 7 साल ऐसा भटकने के बाद वो क्या किए कि एक पीपल पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, ठीक है। वेयर ही वाउड टू स्टे अनटिल एनलाइटनमेंट के, जब तक वहाँ पे उन्होंने ठान लिया कि मैं यहाँ पे तब तक बैठूंगा जब तक मुझे एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाए। एनलाइटनमेंट का मीनिंग अभी हमने देखा, स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, ये जब तक उन्हें ना मिल जाए, ठीक है, कि ये दुख का कारण क्या है। एनलाइटन आफ्टर 7 डेज, तो पीपल पेड़ के नीचे वो बैठ गए थे, तो बैठे बैठे 7 दिन बीत गया। 7 दिन बाद उन्हें एनलाइटनमेंट मिला, ठीक है, वो ज्ञान मिल गया कि दुख का कारण क्या है। ही रीनेम द ट्री, जो पीपल ट्री के नीचे वो बैठे थे उन्होंने उस ट्री का नाम रख दिया बोधि ट्री, ठीक है, यानी ट्री ऑफ विजडम। ये ट्री के नीचे बैठने से बुद्धि मिलता है, ठीक है। एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और फिर उन्होंने मतलब टीच, सबको समझाना स्टार्ट कर दिया कि क्या उन्हें समझ में आया, क्या ये 7 साल भटकने के बाद, फिर 7 दिन के बाद एनलाइटनमेंट मिलने के बाद उन्हें क्या चीज़ सीखने को मिला, वो सबको सिखाना स्टार्ट कर दिए। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और तभी उनका नाम क्या पड़ गया, बुद्धा पड़ गया। मतलब बुद्धा मतलब अवेकन्ड या फिर द एनलाइटन्ड, ऐसा इंसान जो मतलब जाग चुका है, जो ज्ञानी हो चुका है, ठीक है, उसको बुद्धा कहते हैं। तो बचपन में उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतमा, और अब उनका नाम क्या हो गया, गौतम, और लास्ट में ऐड हो गया बुद्धा। समझो ये बुद्धा का क्या स्टोरी था। चलिए, तो अब हम इनको इसी नाम से जानते हैं, गौतम बुद्धा, ठीक है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश, पहला सर्मन कहाँ पे दिया था, बनारस सिटी में। प्रेजेंट नेम क्या है, वाराणसी, ठीक है। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंजेस, जो गंगा नदी है उस पर कई सारे घाट बने हुए हैं जहाँ पे लोग नहाते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक घाट सबसे पवित्र है, सबसे मतलब होली माना जाता है, वो है बनारस वाला घाट, ठीक है। वहाँ को उन्होंने अपना पहला उपदेश यानी पहला सर्मन दिया, ठीक है। दैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर, तो वही उपदेश, वही सर्मन को बचा के रखा गया है और यहाँ पे दिया गया है पढ़ने के लिए। ये सर्मन पढ़ने के बाद, ये स्टोरी पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वंस इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। तो ये स्टोरी पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि जो हमारा सफरिंग है
जो कि इनस्क्रूटेबल है, मतलब जो हमें समझ में नहीं आता है कि हमने क्या ऐसा गलती किया कि हमें इतना दुख हो रहा है, चाहे वो बीमारी हो चाहे कुछ भी सेंस में हो, ठीक है। तो ये दुख का कारण क्या है, इस पे बुद्धा का क्या मतलब समझ है, वो हमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टोरी पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा है, चलिए देखते हैं। लिखा है कि कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। कीसा गौतमी नाम की एक महिला थी, ठीक है, उसका एक ही बेटा था और वो बेटा भी मर जाता है। किसी औरत का बेटा मरना काफ़ी बड़ा बात होता है, ठीक है। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। तो वो अपने ग्रीफ यानी अपने दुख में क्या करती है, शी कैरिड द डेड चाइल्ड, वो अपने मरे हुए बेटे को लेकर सब पड़ोसियों के घर में जाती है और पूछती है कि कोई मुझे दवा दे दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। लेकिन लोग कहते हैं कि ये लड़की मतलब ये औरत पागल हो चुकी है, ये दुख में इतना डूब गई है कि ये अपना सेंस खो दी है। वो इस बात को समझ नहीं पा रही है कि उसका बेटा तो मर चुका है, ठीक है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, और फाइनली जाके कीसा गौतमी एक ऐसे इंसान से मिलती है जो उसके रिक्वेस्ट पे कुछ रिप्लाई देता है। वो मैन बोलता है कि आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। दी मतलब यू और दाई मतलब योर, ठीक है, कि मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे के लिए, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो इस बच्चे को ठीक कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, गर्ल बोलती है कि प्रे टेल मी, बोलता है मैं प्रार्थना करती हूँ सर, आप मुझे बताइए हु इज़ इट, वो इंसान कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू सक्या मुनि द बुद्धा, बोलता है कि तुम सक्या मुनि के पास जाओ, गौतम बुद्धा के पास जाओ, वही तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा। अभी देखिए हम यहाँ पे कुछ कुछ लिख रखे हैं, ये सब क्या है अभी समझेंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। कीसा गौतमी रिपेयर टू का मतलब होता है वेंट टू द बुद्धा एंड क्राइड, और रोते हुए बोलती है कि लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, कि एक मुझे ऐसा दवाई दे दीजिए कि जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। ऐसा कीसा गौतमी किसको बोलती है, गौतम बुद्धा को बोलती है, ठीक है। तो बुद्धा इसका जवाब देते हैं, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज चाहिए, ठीक है, सरसों चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, प्रोक्योर मतलब होता है ऑब्टेन इट, ठीक है, या फिर ब्रिंग इट, द बुद्धा एडेड द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। गौतम बुद्धा बोलते हैं कि मुझे मुट्ठी भर सरसों ला के दो, तो गर्ल खुशी से गिलाने के लिए जा ही रही होती है कि गौतम बुद्धा उसमें और ऐड करते हैं कि तुम जो मुट्ठी भर सरसों लाओगी वो उसी घर से आना चाहिए जिस घर में ना कि किसी कोई बच्चा मरा हो, ना कि कोई किसी का पति मरा हो, ना ही किसी का पेरेंट मरा हो, ना ही किसी का दोस्त मरा हो, मतलब ऐसा घर जहाँ पे कोई ना मरा हो, वैसे घर से लेके आना ये मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड, ठीक है। तो पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड हियर इज मस्टर्ड सीड टेक इट। तो वो कीसा गौतमी फिर से दोबारा, पहली बार भी गई थी मेडिसिन मांगने के लिए, अब ये दोबारा भी गई हुई है हर अपने पड़ोसियों के घर में, और लोग उस पर तरस खा के उसे एक मुट्ठी भर सरसों दे देते हैं, ये लो और ले जाओ, ठीक है। बट वेन सी आस्क्ड डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर टाई इन योर फैमिली, लेकिन जैसे ही वो मस्टर्ड सीड देते थे तो कीसा गौतमी एक और क्वेश्चन पूछती थी कि क्या आपके घर में बेटा या फिर बेटी या फिर माता पिता कोई आपके घर में मरा है क्या। तो इतना सुन के वो लोग आंसर देते थे कि अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। दुख का बात तो यह है कि जिंदा बचे हुए लोगों का नंबर काफ़ी कम है, लेकिन मरे हुए लोगों का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें दुख मत याद दिलाइए अपना, ठीक है। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलोवेड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पे किसी का प्यारा रिश्तेदार या फिर अपना कोई मरा ना हो, ठीक है, ऐसा कोई घर नहीं मिला। तो ऐसा करके कीसा गौतमी सबके घर में जाती है, कहीं ऐसा घर नहीं मिला। तो कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, काफ़ी थक जाती है, टायर्ड फील करती है और निराश हो जाती है। एंड सैट डाउन ऑन द वे साइड, और रास्ते के किनारे बैठ जाती है, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, शहरों के जो लाइट्स थे वो देखने लग जाती है। अब लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी तो उस समय था नहीं, उस समय क्या चलता था, मोमबत्ती या फिर दिया या फिर डिबिया या फिर लालटेन, ये सब चलता होगा, ठीक है। तो वही उसी से जो भी रोशनी हो रहा था वो उसी को देख रही थी, ठीक है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, वो देखती थी कि वो जो बत्तियाँ हैं
वो सब फ्लिकर्ड अप, मतलब बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ाते थे और फिर बुझ जाते थे। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और फाइनली हर जगह अंधकार ही अंधकार हो गया जब ये बत्ती बुझ गई तो। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइफ्स फ्लिकर अप एंड एक्सटिंग्विश अगेन। तो ये चीज़ देख के उसे एक चीज़ रियलाइज़ होता है किसा गौतमी को कि हर इंसान का यही फेट है, मतलब यही किस्मत है, ऐसे ही चलता है कि लाइफ्स फ्लिकर अप, कि जब तक वो जवान है, जीवित है, तब तक वो एक लाइट की तरह है जो फ्लिकर कर रहा है, ठीक है। और फाइनली जैसे ही वो बत्ती बुझता है वैसे ही वो इंसान क्या होता है, मर जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, और वो सोचती है कि मैं अपने ग्रीफ यानी दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी, कितनी सेल्फिश हो गई थी। वो सोचती है कि डेथ तो सबके लिए है, येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टेलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। वो सोचती है कि इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, मतलब डेसोलेशन मतलब दुख, तो ये जो लैंड है, ये जो एरिया है जो कि काफ़ी डीप सॉरो, काफ़ी दुख से भरा हुआ है, इतना दुख में एक ही रास्ता है इमॉर्टेलिटी की तरफ जाने का। इमॉर्टेलिटी यानी अमर होने का। वो अमर ये है कि आप सारे अपने सेल्फिशनेस को छोड़ दें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ सीखने वाला बात है, देखिए। सबसे पहले ये सब जो पॉइंट ट्रिक रख के उस पर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक के ऊपर कि पहली बार जब किसा गौतमी लोगों के घर गई थी तो क्या मांगने गई थी और क्या उन्होंने लोगों ने उसे दिया कि नहीं दिया, ये सब के ऊपर। तो पहली बार जब वो पड़ोसियों के घर जाती है तो वो क्या पूछती है, मेडिसिन के लिए पूछती है जिससे उसका बेटा ठीक हो जाए, ठीक है। तो क्या उसे मेडिसिन मिलता है, तो शी डजंट गेट इट, क्योंकि उसका बेटा ऑलरेडी मर चुका है। लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है, तो लोग पीपल टेल हर शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि वो पागल हो चुकी है। दे सी हर रिक्वेस्ट एज अ साइन दैट शी हैज़ नॉट येट एक्सेप्टेड हर लॉस। वो देखते हैं कि अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि इसका बेटा मर चुका है, तो लोग ऐसा रिएक्शन देते थे, ठीक है। दूसरी बार जब बुद्धा ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम मुट्ठी भर सरसों लाओ ऐसे घर से जहाँ पे कोई मरा ना हो, तब कैसा लोगों का रिएक्शन रहता है, देखिए। सी आस्क्स फॉर मस्टर्ड सीड फ्रॉम हाउसेस वेयर नो वन हैज़ डाइड, सी डजंट गेट इट। उसे मस्टर्ड सीड तो मिलता नहीं है क्योंकि हर घर में कोई ना कोई मरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि डेथ इज़ यूनिवर्सल, नो होम इज़ अनटच्ड बाई इट, ठीक है। दूसरा विजिट में उसका एक्सपीरियंस ये रहता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दोनों विजिट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए किसा गौतमी को कैसे समझ में आया ये चीज़ कि वो काफ़ी सेल्फिश हो चुकी थी, वो अपने दुख को समझ ही नहीं पा रही थी। वो समझ गई इस बात को कि ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड को कहा गया है वैली ऑफ डेसोलेशन, मतलब ये एक ऐसा जगह है, आप इस धरती पे आ गए हैं, इस धरती में सिर्फ दुख ही दुख है, ठीक है। और इस दुख से राहत पाने का एक ही रास्ता है कि आप अपने सारे सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दीजिए, खुद को भूल जाइए। वही एकमात्र तरीका है जिससे आप इमॉर्टेलिटी यानी अमर हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली बार जब वो लोगों के घर जा रही थी, सी वॉज ब्लाइंडेड बाई पर्सनल ग्रीफ अनेबल टू एक्सेप्ट हर सन्स डेथ। वो अपने दुख में अंधी हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा मर चुका है और कभी वापस नहीं आएगा। और ऐसा नहीं कि ऐसा चीज़ उसी के साथ हुआ है, किसा गौतमी के साथ। ये जो मौत है ये सबके साथ हो सकता है, सबके साथ हुआ है, तो वही उसके साथ भी हुआ, इससे कोई नहीं बच सकता है, ठीक है। और सेकेंड टाइम सी रियलाइजेज दैट डेथ इज यूनिवर्सल एंड इज इनएविटेबल। दूसरी बार जब गौतम बुद्धा ने उन्हें कहा कि आप जाओ और मस्टर्ड सीड लेके आओ, तो उन्हें क्या सीखने को मिला, उन्हें यह सीखने को मिला कि डेथ इज यूनिवर्सल एंड इनएविटेबल, ठीक है। समझ गए, इनएविटेबल मतलब दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। एवरीवन एक्सपीरियंसेस लॉस, ये भी समझ गए, हर कोई मौत से होकर गुजरेगा। हर ग्रीफ वाइल पर्सनल इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस। उसका जो दुख है, भले ही वो दुख सिर्फ उसके लिए है और कोई फील नहीं कर सकता है कि बेटा मरने का गम क्या होगा उस टाइम में, ठीक है, लेकिन ये एक पार्ट है ह्यूमन एक्सपीरियंस का। ये दुख से हर कोई कभी ना कभी गुजरेगा ही गुजरेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ उसे सीखने को मिला लोगों के घर जाके, ठीक है। अब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है एक, यहाँ पे किसा गौतमी ने कहा कि मैं अपने दुख में इतना सेल्फिश कैसे हो गई। अब ये जो सेल्फिश है, क्या ये वर्ड सही है क्या यहाँ पे, क्योंकि सेल्फिश का ट्रेडिशनल मीनिंग क्या होता है सेल्फिश होने का, खुद सिर्फ खुद के बारे में सोचना, अदर डिसरिगार्डिंग अदर, दूसरे को भूल जाना, इसी को तो मतलब ही इंसान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो किसा गौतमी काफ़ी दुख थी अपने बेटे के मौत के कारण, तो क्या दुखी होना भी एक सेल्फिशनेस एक्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखिए
इस स्टोरी के हिसाब से कीसा गौतमी ये समझती है कि वो सिर्फ अपने गम को ही मतलब मेन गम मान रही थी। वो इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी कि ये जो मौत है उस सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के साथ हुआ है। तो ये बात उसे सीखने को मिलता है। तो इस सेंस में वो सेल्फिशनेस को जोड़ रही है, ठीक है। सी लर्न्स दैट सफरिंग इज यूनिवर्सल एंड नॉट यूनिक टू हर। वो समझती है कि जो दुख है ये सबके लिए है, सिर्फ उसी के लिए नहीं। हर रियलाइजेशन हेल्प्स हर मूव टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस, ठीक है। इट्स डिबेटेबल वेदर ग्रीफ कैन बी सेल्फिश। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो दुख मनाना है, दुख मनाना भी क्या सेल्फिश एक्ट है? तो देखिए ये डिबेटेबल है, मतलब इस पर कोई हाँ भी बोल सकता है, कोई ना भी बोल सकता है, क्योंकि दुख एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। कोई भी चीज़ हमारा लॉस हो रहा है, अगर आप एग्जाम में फेल हो जाए या फिर कोई गुजर जाए, ठीक है, तो वहाँ पे दुख आना ये तो नेचुरल रिस्पॉन्स है, हम चाह के भी नहीं रोक पाएंगे खुद को। पर्सनल ग्रीफ इज़ वैलिड एंड इम्पॉर्टेंट। और तो पर्सनल ग्रीफ मनाना सेल्फिश नहीं है, ये वैलिड है और ज़रूरी भी है, ठीक है। इससे हमारा मेंटल स्टेट सही रहता है। तो खैर इसके ऊपर अलग क्वेश्चन बनता है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। फिलहाल स्टोरी पे वापस शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो कीसा गौतमी को तो ये सब चीज़ सीखने को मिल गया कि डेथ यूनिवर्सल है, इनएविटेबल है, कोई बच नहीं सकता है। इस पे गौतम बुद्धा और क्या जोड़े वो देखिए। द बुद्धा सेड लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। मॉर्टल्स मतलब वो इंसान जो मरने, मतलब हर जीवित चीज़ तो मरेगा ही, ठीक है, उसको मॉर्टल कहते हैं। और इमॉर्टलिटी मतलब जो अमर हो जाए, जो कभी ना मरे, ठीक है। गौतम बुद्धा बोलते हैं कि लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। गौतम बुद्धा के हिसाब से हर कोई जो इस दुनिया में आ गया है, ठीक है, उसका जो जीवन है वो ट्रबल्ड है, उसको हमेशा टेंशन रहेगा कुछ ना कुछ का, ठीक है। ब्रीफ है, आप हमेशा के लिए नहीं आए हैं इस दुनिया में, छोटा सा जीवन है आपका, और इसी जीवन में आपको कई सारा पेन झेलना है, ठीक है। अब आपके मन में ये चीज़ उठ रहा होगा कि ऐसा नहीं है, जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग तो हमेशा खुश रहते होंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिए कोई भी इंसान को, चाहे वो पीएम हो या फिर कोई भिखारी हो, किसी भी स्टेटस का इंसान को उठा के देख लीजिए, कोई भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, आपको लगता होगा कि आपके टीचर काफ़ी अच्छे हैं, वो लोग तो काफ़ी खुश रहते होंगे, अच्छा पढ़े होंगे। तो ऐसा नहीं है। सब कोई, हर इंसान किस तक, चाहे वो कुछ भी अचीव कर लिया हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, बॉलीवुड स्टार्स हो, जो भी हो, हर इंसान दुखी है आज के टाइम पे, ठीक है। और इस दुख से राहत पाने का भी उपाय है। फिलहाल आप इस दुख को समझिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि आपके क्लास का टॉपर या फिर आपके क्लास का सबसे सुंदर लड़का या फिर लड़की, वो लोग तो काफ़ी खुश रहते होंगे, तो ऐसा नहीं है। हर इंसान दुखी है, उसको किसी और चीज़ का टेंशन होगा, ठीक है। तो वही गौतम बुद्धा बोलते हैं कि इस धरती पर जो भी मॉर्टल्स आया हुआ है उसका लाइफ ट्रबल है, ब्रीफ है, और उसमें दुख पेन झेलना पड़ेगा आपको। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। इसका रीज़न ये है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हर वो इंसान जो जन्म ले लिया है वो मरने से बच जाए। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। बुढ़ापा आने के बाद आपको मरना ही पड़ेगा। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। यही नेचर है लिविंग बींग्स का। एज राइट, दो एग्जाम्पल देते हो कि जैसे पके हुए फल आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जब फल पक जाते हैं तो उन्हें पेड़ से नीचे गिरना ही पड़ता है। उसी तरीके से जो मॉर्टल्स है, जो एक बार जन्म लिए मतलब आपको मरना ही पड़ेगा, ठीक है। एज ऑल अर्दन वेसल्स, हर वो मिट्टी के बर्तन, ठीक है, जो एक पॉटर बनाता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, हर मिट्टी का बर्तन टूटता है, वैसे ही लाइफ ऑफ मॉर्टल्स है, पैदा हुआ तो मरना भी पड़ेगा। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। आप जवान हो या फिर बड़े हो, ठीक है, बूढ़े हो, या फिर आप समझदार हो या फिर बेवकूफ़ हो, अमीर हो गरीब हो, आपको मरना तो पड़ेगा। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, ऐसा गौतम बुद्धा बोलते हैं, ठीक है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाई डेथ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते, नहीं तो स्टोरी का फ्लो टूट जाएगा। देखिए पहले ये समझ लेते हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाई डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। बोला कि वो लोग जिसको मौत ने जकड़ लिया, वो लोग जो मर चुके हैं, वो किसी भी रिश्ते से जुड़ा हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता है, ना ही कोई रिलेटिव अपने रिलेशन को बचा सकता है, ठीक है। जो मर गया सो मर गया, उसको वो वापस नहीं आएगा। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is leading to the slaughter। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ये रिलेटिव्स देख रहे हैं
और रोते रहते हैं, शोक मनाते रहते हैं, जैसे कि मॉर्टल्स को ले जाया जाता है दफनाने के लिए, फिर जलाने के लिए, ठीक है, एक ऑक्स की तरह, एक बैल की तरह जिसको ले जाया जाता है कहीं पे काटने के लिए, तो वैसे ही इंसान भी मरने के बाद ले जाए जाते हैं। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव एंड नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि वर्ल्ड में मौत तो है, आप मरेंगे और फिर ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से। तो समझदारी इसी में है कि आप ग्रीफ, डू नॉट ग्रीव मतलब दुख मत मनाइए, ठीक है। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, आप तो ये जानते हैं कि जो पैदा हो गया वो तो मरेगा ही मरेगा, आज मरे या फिर 10 साल बाद मरे, जब भी मरेगा, मरना तो है, तो इसका दुख किस बात का, ठीक है, ये तो पहले से मालूम था। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना ही आप रोने से ना ही दुख मनाने से आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलने वाला, शांति नहीं मिलने वाला। इसके उल्टा आप जितना रोएंगे, जितना शोक मनाएंगे, उतना आपका पेन जो है वो बढ़ता चला जाएगा और आपका बॉडी सफ़र करेगा, आपके बॉडी पे बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, आप अपने आप को दुबले पतले कर लेंगे, ठीक है, आपका शरीर पीला पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे आप। लेकिन ये सब करने का बावजूद भी जो डेड है वो वापस नहीं आ सकता है, जो मर गया सो मर गया, ठीक है। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ। ड्रॉ आउट मतलब रिमूव, ठीक है। तो अगर आपको शांति चाहिए इस दुनिया में तो एक ही तरीका है कि आपका जितना भी लैमेंटेशन, जो भी सौरो है, कंप्लेंट है और जो भी ग्रीफ है, उसको आप हटा दीजिए, रिमूव कर लीजिए अपने लाइफ से, तो ही आपको पीस मिलेगा, ठीक है। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। समझ गए, जो इसने ये सब चीज़ करना छोड़ दिया, रोना धोना छोड़ दिया, कंप्लेन करना छोड़ दिया, उसको शांति मिलेगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड। तो ये जो वैली ऑफ डेसोलेशन है, जहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख है इस दुनिया में, ठीक है, तो यहाँ पे शांति पाने का एक ही तरीका है कि आप अपने दुख को भूल जाइए, अपने सारे दुख दर्द से ऊपर उठिए, और यही एक तरीका है कि आप इस दुख दर्द से बच पाएंगे, नहीं तो आपको ये बहुत परेशान करने वाला है, ठीक है। तो यही स्टोरी का मैसेज था। एक बार रिकैप करते हैं ताकि ये मैसेज आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले किसा गौतमी से ये स्टोरी स्टार्ट होता है। पहली बार वो घर विजिट करती है, कुछ नहीं मिलता है, लोग उसे पागल समझते हैं। दूसरी बार गौतम बुद्धा के कहने पर वो फिर लोगों के घर विजिट करती है और तब उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है। वो क्या सीखती है कि डेथ यूनिवर्सल है, इनएविटेबल है, हर कोई इस डेथ से होके गुजरेगा, और उसका जो दुख था भले ही पर्सनल था, लेकिन ये पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है, इस दुख से सबको गुजरना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के लिए हो रहा है, समझे। तो ये वो चीज़ समझ गई कि ये पेन से सबको गुजरना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये चीज़ तो किसा गौतमी सीखी, इसके बाद गौतम बुद्धा इसमें ऐड करते हैं कि ये दुनिया में दुख तो है ही, दुख मतलब डेथ, ठीक है, वो सारा चीज़ तो है ही, आपको यहाँ पे पेन सब मिलते रहेगा। तो डेथ क्या है, यूनिवर्सल है, इसे तो कोई बच नहीं सकता, ये एक फैक्ट हो गया। ये टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड में आने का टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको जाना भी पड़ेगा, ठीक है, तो एक फैक्ट है। तो इस फैक्ट में समझदारी इसी बात में है कि आप मरने का दुख ना मनाएं, ठीक है। और चूंकि इतना सारा पेन है तो आप ये रोना धोना कंप्लेन करना छोड़ दीजिए। इस पेन से बचने का एक ही तरीका है कि आप उससे ऊपर उठ जाइए, इसका हैबिट बना लीजिए कि ये सब पेन झेलना है, ज़्यादा रोना धोना नहीं है यहाँ पे, तभी आप इस सौरों से फ्री हो सकते हैं। यही इंटायर मैसेज है इस पूरे स्टोरी का, समझे कि नहीं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किसा गौतमी को जब वो पहली बार घर विजिट की तो समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार जब वो विजिट की गौतम बुद्धा के कहने पर, तब क्यों उसे ये लेसन समझ में आ गया। तो देखिए, गौतम बुद्धा ने यहाँ पे काफ़ी क्लेवर टीचिंग मेथड अपनाया, ठीक है। चाहते तो गौतम बुद्धा इसको डायरेक्टली समझा सकते थे कि अरे तुम्हारा बेटा मर गया, इतना झंझट करने का क्या ज़रूरत था। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग हर, ही मेड हर डिस्कवर द ट्रूथ हरसेल्फ, वो उसे खुद से सच का तरफ पहुँचाए, ठीक है, एक्टिविटी करवा के। थ्रू विजिटिंग होम्स सी पर्सनली विटनेस्ड दैट डेथ अफेक्ट्स एवरीवन। जब वो सबके घर में गई तो उसे पता चला कि नहीं, हर घर में कोई ना कोई तो मरा है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस से वो रियलाइज़ की कि सी वॉजंट अलोन इन हर सफरिंग। वो रियलाइज़ की कि वो सिर्फ अकेली नहीं है जिसका बेटा मरा है, हर घर में कोई ना कोई मरा है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वॉज मोर पावरफुल देन मियर वर्ड्स। अगर गौतम बुद्ध सिर्फ इसको समझाते कि नहीं सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ
सबके जीवन में ऐसा समय आता है कि जब कोई ना कोई मर जाता है, तो सिर्फ ऐसे डायरेक्टली बोलते तो शायद उतना अच्छे से समझ में नहीं आता, बल्कि ये एक्टिविटी से ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। समझे कि नहीं? तो ये 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहली बार विजिट की तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, दूसरे विजिट में कैसा एक्सपीरियंस रहा, फिर किसा गौतमी को क्या समझ में आया वो चीज़, और फिर ये ग्रीफ में सेल्फिश होना कितना सही है कितना नहीं वो, इसके बाद सेकंड टाइम उसे क्यों समझ में आ गया। ठीक है, बस इतना चीज़ याद रखिए, और जो उतना अंडरलाइन किए हैं उतना पॉइंट ध्यान में रखिए, आप इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम एक जगह कंपाइल करके वेबसाइट में प्रोवाइड कर दिए। आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिएगा चैप्टर नेम कि सरमन एट बनारस, क्वेश्चन आंसर, और लास्ट में ऐड कर दीजिएगा CBSE गाइडेंस। इतना लिख के सर्च कीजिए, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे आप जाके PDF डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। जितना पढ़ा है उसी के ऊपर क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, आप इजीली कर पाएंगे उसको। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर से काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा, और एग्ज़ाम के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, आपको पढ़ाया किस लिए जा रहा है, एग्ज़ाम में मार्क्स लेंगे वो तो है ही, इसके अलावा ये सब चीज़ आप खुद भी सीख के रखिए कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है हर चीज़ का। ठीक है, आराम से जीवन जीना है, हमेशा के लिए तो है नहीं इस धरती पे, तो थोड़ा रिलैक्स होकर, इतना टेंशन नहीं लेना है कि बीमार पड़ जाए, हर चीज़ को एंजॉय करते हुए चलिए एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।